हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी सीरीज चल रही यूथ पब्लिकेशन की बुक का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। इसमें आपको लगभग 3-4 वीडियो वॉल्यूम 2 के सॉल्यूशन का मिल चुका है। तो आज उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 36 से आगे के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दो। ओके, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ विल यू चेंज द रोटेशन ऑफ डीसी शंट मोटर, यानी डीसी शंट मोटर का घूर्णन कैसे बदला जाएगा। अब देखिए, एक डीसी मशीन है आपके पास। अब वो मोटर है या जनरेटर है, अगर उसके रोटेशन को आपको चेंज करना है, किस चीज़ को बोला, उसके रोटेशन को, तो उसके रोटेशन को आप चेंज कैसे करोगे। ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ो कि चेंज द फील्ड टर्मिनल, क्षेत्र टर्मिनल बदल कर, चेंज द सप्लाई टर्मिनल, आपूर्ति टर्मिनल को बदलकर, चेंज द आर्मेचर टर्मिनल, आर्मेचर टर्मिनल को बदलकर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1 या 3। ठीक है, तो देखिए, डीसी शंट मोटर है आपके पास। सपोज ये शंट मोटर आप बनाओगे तो कुछ ऐसे बनाओगे। ठीक, ये शंट मोटर आप बनाओगे तो कुछ ऐसे बनाओगे, ये सप्लाई आप दोगे। ठीक है, ये जो है ये आपकी मान लीजिए कि आरएम, जिसको हम फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, यहाँ पे आपकी आरए लगा होगा, आर्मेचर। ठीक है, ऐसे होगा। इसी तरह से आपका शंट मशीन बनेगी। ठीक है, तो शंट मशीन जब भी आप बना रहे हो, आर्मेचर है, वो सॉरी मोटर है या जनरेटर है, उसको, उसके रोटेशन की डायरेक्शन को अगर चेंज करना है ना, तो दो तरह से आप कर सकते हो। क्या क्या हो सकता है, या तो आप क्या करो कि चेंज द फील्ड टर्मिनल, फील्ड का जो टर्मिनल है यानी उसकी पोलैरिटी को आप चेंज कर दो, तो जो भी डीसी शंट मोटर होगा उसके रोटेशन की जो मतलब कि डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। या फिर आर्मेचर टर्मिनल को चेंज कर दो। देखो, दो ही आपके पास वाइंडिंग होगी, एक तो होती है फील्ड वाइंडिंग, एक होती है आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, अब इस फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो शंट मशीन हमारे पास बन जाती है। ठीक है, कौन सी मशीन बन जाती है, शंट मशीन। लेकिन जब शंट मशीन बन जाएगी तो इस शंट मशीन की डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, अगर उसे चेंज करना हुआ आपको, तो किसी एक टर्मिनल को, जैसे कि फील्ड टर्मिनल को आप चेंज कर रहे हो, तो बस इसी को चेंज करोगे तब उसके डायरेक्शन मतलब रोटेशन की डायरेक्शन चेंज होगी। या फिर आर्मेचर के टर्मिनल को आप चेंज करोगे, यानी उसके डायरेक्शन को चेंज करोगे, तो फिर आपके रोटेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि दोनों को चेंज कर दो एक साथ में, तो क्या तब भी चेंज हो जाएगी, नहीं। अगर आप दोनों को चेंज कर दोगे तब आपके रोटेशन की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो इन दोनों वाइंडिंग में से, जैसे एक आपके पास फील्ड टर्मिनल है और एक आर्मेचर टर्मिनल है, तो फील्ड टर्मिनल यानी फील्ड वाइंडिंग का टर्मिनल, और आर्मेचर टर्मिनल मतलब आर्मेचर वाइंडिंग का टर्मिनल, किसी एक को चेंज कर दो, आपका डीसी शंट मशीन का रोटेशन चेंज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 1 या 3, यानी दोनों नहीं साथ में, एक या 3, मतलब कि आर्मेचर या फिर फील्ड टर्मिनल। ओके, चलिए, इसमें देखिए क्या दिया है इसका एक्सप्लेनेशन, कि डीसी शंट मोटर का घूर्णन यानी कि रोटेशन क्षेत्र टर्मिनल बदलकर या आर्मेचर टर्मिनल में से किसी एक को बदलकर बदला जा सकता है, लेकिन दोनों एक साथ बदलने पर मोटर पूर्व स्थिति की दिशा में ही चलती रहेगी। तो इम्पोर्टेंट है ये कि दोनों को एक साथ नहीं चेंज करना है, सिर्फ एक टर्मिनल को चेंज करना है अगर रोटेशन को चेंज करना है तब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि डीसी मशीन वाइंडिंग आर, डीसी मशीन की वाइंडिंग कैसी होती है, फुल पिच, शॉर्ट पिच, मतलब आइदर ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो जो मतलब कि देखिए, बेसिकली डीसी मशीन है आपके पास, तो उसमें आप वाइंडिंग कैसे करोगे। देखो, कोई भी मशीन होती है उसमें आप वाइंडिंग जो है वो फुल पिच भी कर सकते हैं और उसमें शॉर्ट पिच भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि शॉर्ट पिच ज़्यादा प्रीफर की जाती है, लेकिन डीसी मशीन में हम ज़्यादा सबसे प्रीफर करते हैं फुल पिच को। ठीक है, लेकिन हम वाइंडिंग करना चाहें तो हम दोनों कर सकते हैं, शॉर्ट पिच भी और फुल पिच भी। ठीक है, अगर फुल पिच की बात की जाए तो फुल पिच में मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना बनता है, तो 180 डिग्री पूरा बनता है। लेकिन अगर लेस देन 180 डिग्री बनता है तो आपके पास हो जाती है वो शॉर्ट पिच।
क्या होती है, शॉर्ट पिच होती है। ठीक है, शॉर्ट पिच हो जाती है। अब देखिए, देखते हैं अगर इसमें, तो डीसी मशीन की वाइंडिंग पूर्ण पिच तथा शॉर्ट पिच होती है, यानी दोनों हो सकती है, यानी फुल पिच भी हो सकती है और शॉर्ट पिच भी हो सकती है। डीसी मशीन में शॉर्ट पिच वाइंडिंग करने से स्पार्किंग पर घटना की समस्या कम हो जाती है। अब देखो इम्पोर्टेंट इसमें क्या लिखा है कि अगर आप डीसी मशीन है आपके पास, आप उसमें कर देते हो शॉर्ट पिच। क्या करते हो, शॉर्ट पिच, मान लो उसमें जो वाइंडिंग की है आपने शॉर्ट पिच की वाइंडिंग कर दी है, तो इससे आपको एडवांटेज क्या मिलेगा कि जो स्पार्किंग होगी, ठीक है, स्पार्किंग होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्पार्किंग को कम करने के लिए, अब देखिए एक चीज़ और, अभी मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीसी मशीन में आपको जब भी पूछा जाए कि आपने शॉर्ट पिच किया है तो इससे आपको क्या एडवांटेज हुआ है, तो आप हमेशा आंसर करेंगे कि स्पार्किंग जो होगी वो रिड्यूस होगी, स्पार्किंग कम होगी। लेकिन अगर अल्टरनेटर होता, ध्यान से सुनना, अगर अल्टरनेटर की बात होती है और वहाँ बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि अगर आपने शॉर्ट पिच किया है तो फिर क्या होगा, तो वहाँ पे होगा कि सेविंग ऑफ कॉपर, सेविंग ऑफ कॉपर। ये आप मतलब कि किसी भी बुक में देख लेना, जब अल्टरनेटर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे कॉपर की सेविंग के लिए हम करते हैं। लेकिन अगर डीसी मशीन पढ़ रहे हैं और वहाँ पे अगर हम शॉर्ट पिच कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें क्या मतलब कम करना है, स्पार्किंग रिड्यूस करने के लिए करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे अल्टरनेटर पूछेगा, अगर ऑप्शन में आपको स्पार्किंग वहाँ भी कम करके लिखा हुआ हो और वो टिक करके चले आएंगे तो गलत हो जाएगा। तो अल्टरनेटर होगा तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि सेविंग ऑफ कॉपर, इसमें भी मिलेगा ऑप्शन, लेकिन इसमें करेक्ट क्या होगा कि स्पार्किंग, स्पार्किंग रिड्यूस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं शॉर्ट पिच को। ओके, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि द आर्मेचर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल पावर सोर्स थ्रू ए, यानी कुंडली वाइंडिंग बाह्य ऊर्जा स्रोत से किसके द्वारा जुड़ी होती है, यानी आर्मेचर वाइंडिंग जो बाहरी स्रोत से जुड़ी होती है वो किसके द्वारा जुड़ी होती है। ऑप्शन आपके देखिए क्या है, कम्यूटेटर सिस्टम, ब्रश सिस्टम, कम्यूटेटर ब्रश सिस्टम, नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए, जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग आप जानते हैं कि आपका रोटर पे होती है। ठीक है, डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग किस पे होती है, रोटर पे होती है। रोटर के साथ कनेक्ट होता है आपका कम्यूटेटर। ठीक है, कम्यूटेटर जो कि कन्वर्जन मतलब रेक्टिफायर का काम करता है, और इस कम्यूटेटर पे हम कनेक्ट कर देते हैं ब्रशेस को। ठीक है, किसे कनेक्ट करते हैं, ब्रशेस को। ब्रश हमारा कनेक्ट होता है, तो जब ब्रश हमारा, तो इसका मतलब है कि जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो किसके साथ कनेक्टेड है, कम्यूटेटर ब्रश सिस्टम से। किससे, कम्यूटेटर और ब्रश सिस्टम दोनों से हमारा कनेक्ट होती है आर्मेचर वाइंडिंग। ब्रश का काम क्या है कि आर्मेचर करंट को कलेक्ट करना होता है, और कम्यूटेटर का काम क्या होता है कि उस आर्मेचर में जो इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड वोल्टेज है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना होता है। क्लियर है इतनी चीज़। चलिए अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, कुंडली वाइंडिंग यानी आर्मेचर वाइंडिंग बाह्य ऊर्जा स्रोत से दिक् परिवर्तित ब्रश प्रणाली द्वारा जुड़ी होती है, यानी कम्यूटेटर और ब्रश सिस्टम द्वारा जुड़ी होती है। एक दिशीय टॉर्क कम्यूटेटर या ब्रश की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए, एक दिशा यानी कि यूनिडायरेक्शनल टॉर्क आपको मतलब कि रिसीव करना है, प्राप्त करना है, तो आप किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, तो वो आपके पास होगा कम्यूटेटर और ब्रश, इसके द्वारा आप एक दिशीय बलागुण प्राप्त कर सकते हैं। डीसी मशीन में जीएनएस सदैव क्वाड्रेचर एक्सिस पर होता है। अब देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि डीसी मशीन में जीएनए मतलब ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस सदैव किस पर होता है, क्वाड्रेचर एक्सिस। और क्वाड्रेचर एक्सिस आप जानते हो कि दो पोल्स के बीच में बनता है। जो दो पोल्स को डायरेक्ट कनेक्ट करता है वो आपका डायरेक्ट एक्सिस होता है, लेकिन जो दो पोल्स के बीच में कनेक्ट होता है मतलब होता है एक्सिस, वो हमारा होता है क्वाड्रेचर एक्सिस। या फिर आप कह सकते हैं दो पोल को डिवाइड करने के लिए हम जिस एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है क्वाड्रेचर एक्सिस। उसके बाद यमन्य, यमन्य यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस सदैव परिणामी फ्लक्स के लंबवत होता है। अब देखिए, परिणामी फ्लक्स के लंबवत का मतलब क्या है कि जैसे ये डीसी मशीन है, आपका मान लीजिए कि एन पोल है, ये एस पोल है, तो आपको पता है कि हमेशा फ्लक्स जो होता है एन से निकलता है, एस पे जाके होता है। तो ये फ्लक्स की डायरेक्शन ये है, तो इसी के लंबवत ये यमन्य होता है।
इसलिए और दूसरे सिस्टम में जब आप देखेंगे कि जब आर्मेचर रिएक्शन होता है तो फ्लक्स आपका ऐसे हो जाता है, उस टाइम आपका एमएनए इस तरह से आ जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना कि एमएनए जो होता है वो खिसकता रहता है, जिसके कारण से स्पार्किंग होती है। ठीक है, तो एमएनए जो भी आपका परिणामी फ्लक्स होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स, उसी के परपेंडिकुलर हमेशा होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। और इस मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है वो होता है आपका जीरो। वो क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है कि डीसी मशीनों में ब्रश शिफ्ट सदैव आर्मेचर धारा के मान पर निर्भर करता है। यानी जो ब्रश की शिफ्टिंग होती है वो किस पर डिपेंड करता है? तो आर्मेचर करंट पर निर्भर करता है। आर्मेचर करंट पर निर्भर करता है। आर्मेचर करंट पर डिपेंड करता है आपका ब्रश शिफ्टिंग। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द डीसी जनरेटर आर्मेचर वाइंडिंग इज, यानी कि जो डीसी जनरेटर है उसके आर्मेचर वाइंडिंग में जो आपका डेवलपमेंट होता है कैसा वोल्टेज होता है? एसी, डीसी, एसी एंड डीसी, या फिर नन ऑफ दिस, कैसा डेवलपमेंट होता है? आपसे यही बोला जा रहा है क्वेश्चन में। तो ये देखिए क्वेश्चन कई बार और कई जगह पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी रखना है। ठीक है, तो आप जानेंगे तो आपको बहुत ये होगा कि डीसी जनरेटर है तो उसकी आर्मेचर वाइंडिंग में डीसी वोल्टेज डेवलप होगा, लेकिन गलत है, ये रॉन्ग है। आपको कभी भी ये आंसर नहीं करना है। हमेशा आप जानते रहो कि डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वहाँ पे हमेशा अल्टरनेटिंग वोल्टेज डेवलप होता है, यानी एसी वोल्टेज का डेवलपमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक, चलिए देखिए क्या है कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर कुंडली में प्रेरित ईएमएफ एसी होता है। इस एसी को कम्यूटेटर की सहायता से डीसी में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आर्मेचर में हमेशा एसी का डेवलपमेंट होगा, चाहे एसी जनरेटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर ए डीसी मशीन शंट रेजिस्टेंस एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस वैल्यू आर। तो डीसी मशीन आपके पास है, मान लीजिए कि एक आर्मेचर, ये मान लीजिए आर्मेचर है, और शंट का मतलब कि इसके शंट में हमने ये ऐसे कनेक्ट कर दिए, मान लीजिए आर एस है, ये आर ए है। तो इसमें हम जो आर एस है और आर ए, इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है? हाई एंड हाई, यानी कि इसकी भी हाई होगी इसकी भी हाई होगी। पहले क्या दिया है? पहले शंट रेजिस्टेंस, तो शंट रेजिस्टेंस हाई होगा और आर्मेचर रेजिस्टेंस भी हाई होगा। सेकंड क्या है कि हाई, यानी शंट रेजिस्टेंस हाई होगा और सेकंड यानी कि आर्मेचर रेजिस्टेंस लो होगा। क्या ये करेक्ट होगा? या फिर शंट रेजिस्टेंस लो होगा और आर्मेचर रेजिस्टेंस लो होगा, या फिर एक लो होगा एक हाई होगा? आपको यही बताना है। तो अगर आप थोड़ा सा भी जानते हैं, थोड़ी सी डीसी मशीन का बस ऊपरी ऊपरी नॉलेज है, थोड़ा सा पढ़े हैं, तो आप हमेशा, अगर मान लीजिए बहुत न्यूमेरिकल आपने लगाया है, ठीक है, तो उससे भी आप पकड़ लोगे कि कहीं भी आप देखोगे कि जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है वो 0.2 लिखा रहेगा, 0.3 लिखा रहेगा, 0.6, 0.5 ऐसे ही लिखा रहता है। लेकिन आप शंट रेजिस्टेंस देखोगे ना आर एस, तो कहीं 40 किलो ओम, तो कहीं 10 किलो ओम, किलो में रहता है। तो आपको यहाँ से अंदाज़ा मिल जाएगा कि हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वहाँ पे आप हमेशा देखते हैं कि आर एस यानी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा हाई रखी जाती है और आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा क्या रखी जाती है? कम रखी जाती है। ठीक है, तो इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो शंट रेजिस्टेंस है ये क्या होता है? ये हाई वैल्यू का होता है, और आर्मेचर रेजिस्टेंस जो होता है ये लो वैल्यू का होता है। एक हाई वैल्यू का होगा और एक लो वैल्यू का होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाई एंड लो, यानी शंट रेजिस्टेंस हाई होगा और आर्मेचर रेजिस्टेंस लो होगा। ठीक, चलिए अब देखिए ध्यान से क्या है इसका एक्सप्लेनेशन कि डीसी मशीन के शंट प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिरोध क्रमशः उच्च एवं निम्न होते हैं। क्या बोला कि शंट क्या होता है? उच्च यानी हाई, और आर्मेचर क्या होता है? लो होता है। डीसी जनरेटर के लिए शंट फील्ड प्रतिरोध का मान क्रिटिकल फील्ड प्रतिरोध से हमेशा कम होना चाहिए। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि डीसी जनरेटर के लिए जो शंट रेजिस्टेंस है, जो शंट फील्ड का रेजिस्टेंस है, उसका मान हमेशा क्रिटिकल फील्ड के रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए, नहीं तो डीसी जनरेटर वोल्टेज का बिल्डअप नहीं करेगा। शंट फील्ड का जो प्रतिरोध होता है लगभग 100 ओम होता है, तथा आर्मेचर प्रतिरोध का जो मतलब होता है वो 0.5 से 1 ओम तक होता है। ये वैल्यू भी आप याद रखिए, कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है।
ठीक है, तो इस वैल्यू को भी आप याद रखें तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप नॉर्मली याद रखना आप, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो डीसी शंट जनरेटर है, अगर वोल्टेज बिल्डअप करना है तो जो शंट फील्ड का रेजिस्टेंस है, क्रिटिकल फील्ड की रेजिस्टेंस है, हमेशा क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। नहीं तो वोल्टेज का जो बिल्डअप है, वोल्टेज का जो बिल्डअप है वो नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इंटरपोल वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन, इंटरपोल वाइंडिंग जो हमारी होती है वो कनेक्टेड होती है सीरीज विथ आर्मेचर, सीरीज विथ मेन पोल्स, पैरेलल विथ आर्मेचर, पैरेलल विथ मेन पोल्स। तो किसके साथ कनेक्ट होती है इंटरपोल वाइंडिंग हमारी? तो इंटरपोल वाइंडिंग मैंने बताया था कि सीरीज में कनेक्ट होती है आर्मेचर्स के साथ। आर्मेचर के साथ कैसे कनेक्ट होती है? सीरीज में, ठीक है। यानी कि जो करंट आर्मेचर में फ्लो होगी वही करंट हमारी इंटरपोल वाइंडिंग में भी फ्लो होगी। और इंटरपोल वाइंडिंग जो हमारी है वो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के इफेक्ट को, यानी आर्मेचर रिएक्शन दो तरह का होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन। तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का जो आर्मेचर रिएक्शन होता है उसको रिड्यूस करती है, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए इसका, देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है, बहुत अच्छा है। देखिए तो अंतर्ध्रुव वाइंडिंग यानी इंटरपोल वाइंडिंग आर्मेचर के साथ श्रेणी में जुड़ी होती है। इंटरपोल को कम्यूटेटिंग पोल या कमपोल कहा जाता है। मैंने कितनी मतलब ये क्वेश्चन आपको पहले भी मिला है कि इंटरपोल को हम कम्यूटेटिंग पोल या फिर कमपोल भी कहा जाता है। इंटरपोल सदैव इंटरपोल रीजन में लगे होते हैं। इंटरपोल मशीन की कम्यूटेशन को इम्प्रूव करता है। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि इंटरपोल जो होता है मशीन की कम्यूटेशन को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, तथा रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज करता है। तो मतलब कि रिएक्टेंस वोल्ट को नलीफाई करने के लिए या फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग इंटरपोल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इंटरपोल के तार मोटे साइज के बनाए जाते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपसे बहुत बार पूछा जा सकता है, इसमें थोड़ा सा अगर डीप जाए कि इंटरपोल के तार मोटे साइज के बनाए जाते हैं क्योंकि इनको आर्मेचर की सीरीज में जोड़ते हैं, इसलिए इनका प्रतिरोध कम रखा जाता है। देखिए अब ध्यान से समझना, मोटे तार का बनाया जा रहा है तो इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर एरिया ज़्यादा है तो आपको पता है कि आर बराबर रो एल बाई ए, मोटा है तो ये ज़्यादा होगा एरिया, इसलिए आर जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो आपको पता है कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस लो होता है। अब जो चीज़ इसके साथ कनेक्ट होगी वो भी सीरीज में, तो उसका रेजिस्टेंस भी हम चाहेंगे कि क्या हो, लो हो। तो लो होगा तो इसलिए इसको मोटे तार का हम बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, मोटे तार का बनाएंगे। अब आपको एक चीज़ यहाँ से ये भी कंफर्म होगी कि जो भी चीज़ मोटे तार की बनी होती है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। आप इतना जानते रहो कि जो भी तार मोटे, मतलब कि जो भी तार मोटी होती है उसका रेजिस्टेंस लो होता है। उसके बाद उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं यानी फेरों की संख्या जो की जाती है वो कम होती है, लेस कह सकते हो आप, ठीक है। उसमें जो टर्न्स हैं वो क्या होगी, लेस। अगर पतला तार होता तो रेजिस्टेंस कम होता, करंट ज़्यादा फ्लो होती और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि लैप वाइंडिंग इज प्रीफर्ड फॉर, किसके लिए लैप वाइंडिंग को वरीयता दी जाती है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है तो इसको आप डायरेक्टली बता सकते हो, बहुत दिक्कत नहीं है। तो लैप वाइंडिंग आपको पता है कि हम यूज करते हैं हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए। हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, लैप वाइंडिंग को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा कि हाई करंट एंड लो वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं, तो इसमें ए बराबर पी, यानी जितने नंबर ऑफ पोल्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं। जबकि वेव वाइंडिंग की बात होती है तो वहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हम 2 रखते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और जो वेव वाइंडिंग होती है वो यूज होती है हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए। चलिए तो आप देख लीजिए इसका, देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है कि उच्च धारा या न्यून वोल्टता के लिए हम लैप वाइंडिंग को वरीयता देते हैं, ठीक है। यानी हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे, जबकि तरंग वाइंडिंग का इस्तेमाल उच्च वोल्टेज या न्यून धारा के लिए करते हैं। तरंग वाइंडिंग का मतलब कि वेव वाइंडिंग का। लैप वाइंडिंग में इक्वलाइजर रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि लैप वाइंडिंग आप जो यूज करते हो वहाँ पे हम इक्वलाइजर रिंग का इस्तेमाल करते हैं।
इससे क्या होता है कि इस रिंग द्वारा समांतर पथों में धारा का वितरण समान किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी कारण से सभी पथों में करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मान लीजिए कि मतलब बैलेंस नहीं है, बराबर नहीं है, तो उसको बराबर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इक्वलाइजर रिंग का, जिसके कारण समांतर पथों में धारा का जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो समान हो जाएगा। यदि इसका उपयोग नहीं करेंगे तो अलग अलग समांतर पथों के बीच सर्कुलेटिंग धारा फ्लो होगी। अब देखिए जैसे ये पथ है, ये ऐसे रास्ते बनाए हैं, तो इसके बीच में भी सर्कुलेटिंग करंट का फ्लो होना ही मतलब इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि सब में करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम होगा। ठीक है, यानी उनके बीच में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो या फिर सर्कुलेटिंग करंट ना फ्लो हो। जैसे कि डेल्टा कनेक्शन में आप देखते हो कि एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होती है आपकी, इसी चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इक्वलाइजर रिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इंटरपोल इन अ डीसी मशीन हैव ए टेपरिंग शेप इन ऑर्डर टू। इंटरपोल को हम कैसे शेप में बनाते हैं, टेपरिंग शेप में। डीसी मशीन में इंटरपोल का आकार शंक्वाकार होता है, जिससे अब देखिए टेपरिंग शेप में हम बनाते हैं तो इससे हमें क्या एडवांटेज मिलता है या क्या डिसएडवांटेज मिलता है, आपको यही बताना है। ठीक है, तो रिड्यूस द ओवरऑल वेट, रिड्यूस द सैचुरेशन इन द इंटरपोल, economize the material required for the interpole, increase the acceleration of commutation। तो डीसी मशीन में जो इंटरपोल है उसको थोड़ा सा शंक्वाकार या फिर आप कह सकते हो कि टेपरिंग शेप में बनाने से हमें क्या होता है कि जो इंटरपोल का सेचुरेशन होता है वो हो जाता है रिड्यूस। सेचुरेशन आपका क्या हो जाता है, रिड्यूस, यानी सेचुरेशन थोड़ा कम होगा। जैसे कोई चीज़ जल्दी सेचुरेट हो जाती थी, अब सेचुरेशन हमारा कम हो जाएगा, तो मतलब सेचुरेशन थोड़ा लेट होगा। ठीक है, तो रिड्यूस द सेचुरेशन इन इंटरपोल, इंटरपोल में जो सेचुरेशन हो रहा था वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको कि डीसी मशीन में इंटरपोल का आकार शंक्वाकार होता है, यानी कि टेपरिंग शेप में होता है, जिससे इंटरपोल में संतृप्तता कम हो जाती है, यानी सेचुरेशन कम हो जाती है। इंटरपोल के तार मोटे साइज के बनाए जाते हैं और इसको आर्मेचर के श्रेणी में जोड़ते हैं। इंटरपोल का कार्य कम्यूटेशन इम्प्रूव करना तथा रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज करना होता है। तो ये चीज़ें हमने मतलब पहले भी देख रखा है, अभी भी जान जाएं। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्या है कि अब याद होती चलेंगी एकदम, बार बार अगर ये क्वेश्चन मिलते रहेंगे तो आपको रिपीट होता रहेगा, तो याद भी होता रहेगा। ठीक है, तो इंटरपोल का काम आप जान गए कि रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज करता है और कम्यूटेशन को इम्प्रूव करता है, आर्मेचर के साथ श्रेणी में जुड़ा होता है, यानी सीरीज में। उसके बाद ये क्या करता है कि ठीक है, मोटे तार का बनाया जाता है, इसका रेजिस्टेंस लो होता है, इसमें हाई करंट फ्लो होती है, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कम होते हैं। ठीक है, और इसका जो आकार है वो टेपरिंग बनाया जाता है, यानी कि अगर टेपरिंग कर देते हैं तो इससे जो इंटरपोल का सेचुरेशन है वो रिड्यूस हो जाता है। इंटरपोल का जो सेचुरेशन पॉइंट मतलब है, जो सेचुरेट हो रहा है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मैक्सिमम इफिशिएंसी विल अकर व्हेन कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस आर। देखिए मैक्सिमम इफिशिएंसी विल अकर व्हेन कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस, तो अधिकतम दक्षता तब उत्पन्न होती है जब कॉपर हानि और लौह हानियाँ इकाई होंगी, शून्य होंगी, असमान होंगी, बराबर होंगी। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि बराबर होंगी। ये क्वेश्चन आपको कितनी बार मिलेगा, ठीक है, कि बराबर होती है तब। अब देखिए इसमें जो कॉपर लॉस है ये बेसिकली करंट पे डिपेंड करती है, आयरन लॉस भी करंट पे डिपेंड करती है, बट ये फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है। उसके बाद आयरन लॉस जो होती है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट लॉस है। ये कैसी लॉस है, कांस्टेंट लॉस, यानी कि इसको वेरी मतलब वेरी नहीं कर सकते, लोड के साथ ये वेरी नहीं होती है। लेकिन जो कॉपर लॉस है ये लोड के साथ वेरी करती है, लोड लॉस के साथ वेरी करती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका लोड के साथ क्या करती है, वेरी करती है, तो लोड लॉसेस के साथ ही वेरी करेगी। लेकिन कांस्टेंट लॉस और लोड लॉस या फिर आप कह सकते हो कॉपर लॉस और कांस्टेंट लॉस दोनों बराबर हो जाएं तो फिर जो उस मशीन की एफिशिएंसी होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पाने के लिए दोनों लॉसेस का आपस में बराबर होना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो देखिए अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या क्या लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा कि अधिकतम दक्षता तब उत्पन्न होती है जब कॉपर हानि और लौह हानि बराबर होंगी।
तो एक पॉइंट तो आप यहाँ से एकदम नोट करके रखो कि कॉपर लॉस और लॉस यानी आयरन लॉस दोनों अगर बराबर हैं तो फिर मैक्सिमम इफिशिएंसी होगी, जबकि अधिकतम शक्ति विकसित होने की दशा में दक्षता का मान 50% से कम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब आपकी अधिकतम शक्ति डेवलपमेंट की जाती है, अधिकतम पावर डेवलपमेंट की जाती है, तो जो दक्षता होती है वो 50% से भी कम होती है। किसी डीसी मोटर में अधिकतम शक्ति विकसित होने की दशा में ईवी जो होता है VT/2 होता है, यानी बैक ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज का आधा हो जाता है। ठीक है, जो बैक ईएमएफ होगा वो टर्मिनल वोल्टेज का आधा हो जाता है। किसी भी मशीन में मैक्सिमम पावर की अवस्था रियलाइज नहीं की जाती, क्योंकि अधिकतम शक्ति में आर्मेचर धारा का मान पूर्ण भार धारा का 20 से 30 गुना हो जाता है। तो कभी भी किसी मशीन में हम मैक्सिमम पावर की अवस्था को रियलाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अधिकतम शक्ति में आर्मेचर धारा का मान पूर्ण धारा का 20 से 30 गुना हो जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाई, प्रणाली की स्थिरता किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है? रिएक्टेंस ऑफ लाइन, लॉसेस ऑफ लाइन, रिएक्टेंस ऑफ जनरेटर, आउटपुट टॉर्क। तो देखिए स्टेबिलिटी जो होती है वो आपकी कभी भी डिपेंड नहीं करती किस चीज़ पर, लॉसेस पर। तो स्टेबिलिटी आपकी रिएक्टेंस जो लाइन है, लाइन का जो रिएक्टेंस है उस पर डिपेंड कर सकती है, रिएक्टेंस मतलब जनरेटर की रिएक्टेंस पर, आउटपुट टॉर्क पर डिपेंड कर सकती है, लेकिन लॉसेस पे कभी भी डिपेंड नहीं करती आपकी स्टेबिलिटी, कि स्टेबिलिटी आपकी लॉसेस पे डिपेंड करती हो। तो लॉसेस जो होता है इंडिपेंडेंट होता है किससे? स्टेबिलिटी से। ठीक, तो देखिए, तो सिस्टम की जो स्थिरता है यानी स्टेबिलिटी है, लॉसेस द्वारा प्रभावित नहीं होती हैं। प्रणाली की स्थिरता लोड के अचानक उतार चढ़ाव के कारण प्रभावित होती है। यानी अगर लोड में अचानक मतलब कि फ्लैक्चुएशन हो, उतार चढ़ाव हो, तो फिर उसके जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर लॉसेस के ऊपर मतलब लॉस हो रहा है तो उससे उसकी स्टेबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉसेस डिपेंड नहीं करती स्टेबिलिटी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, द वेव फॉर्म ऑफ द आर्मेचर ईएमएफ इन ए डीसी मशीन इज। तो द वेव फॉर्म ऑफ आर्मेचर EMF इन अ डीसी मशीन, तो डीसी मशीन में आर्मेचर का जो EMF है उसका वेव फॉर्म कैसा होता है? स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्रेंगुलर, साइनोसाइडल। अब देखिए आर्मेचर EMF बोला है, तो आर्मेचर में जो EMF बनता है वो कैसा होगा? वो आपका जो आर्मेचर में EMF बनता है वो बनता है आपका ट्रेंगुलर। कैसा बनता है? ट्रेंगुलर, यानी कि त्रिभुजाकार। तो इम्पॉर्टेंट है कि वेव फॉर्म आपसे पूछ रहा है वो भी आर्मेचर EMF का, यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स का, तो उसका शेप आपका होता है ट्रेंगुलर शेप का होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आपको याद करके रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो डीसी मशीन में आर्मेचर का जो EMF यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स का तरंगाकार यानी वेव शेप होता है वो कैसा होता है? त्रिभुजाकार, यानी कि ट्रेंगुलर शेप में होता है। डीसी मशीन में क्षेत्र का EMF, क्षेत्र का, देखो अभी आर्मेचर का पूछा है तो वो कैसा होता है? ट्रेंगुलर होता है। लेकिन क्षेत्र यानी कि फील्ड का जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स पूछे तो वो कैसा होता है? वो आयताकार होता है, यानी रेक्टेंगुलर शेप में होता है। तो फील्ड का पूछे तो रेक्टेंगुलर शेप है, और उसके बाद आर्मेचर का पूछे तो वो क्या होगा? वो आपका त्रिभुजाकार यानी फिर ट्रेंगुलर शेप है। ठीक है, तथा इन दोनों का परिणामी EMF जो होता है तरंगाकार एयर गैप में फ्लैट टॉप होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से बन गए हैं। एक कि जो आर्मेचर का EMF होता है वो कैसा होता है? वो होता है आपका तरंगाकार यानी कि ट्रेंगुलर शेप में। उसके बाद जो क्षेत्र का है वो कैसा होता है? आयताकार यानी रेक्टेंगुलर शेप में। उसके बाद इन दोनों के कारण एक परिणामी EMF बनेगा, एक रिजल्टेंट मैग्नेटोमोटिव फोर्स बनेगा, और उसका शेप आपसे पूछे तो वो होता है फ्लैट टॉप्ड। कैसा होता है? फ्लैट टॉप्ड होता है। तो तीनों क्वेश्चन आप याद रखिए। और ये जो फ्लैट टॉप्ड होता है ये किस में बनता है? एयर गैप में बनता है, यानी कि स्टेटर और रोटर के बीच में जो गैप है एयर गैप, उसी के बीच में ये फ्लैट टॉप्ड आपका शेप बनता है, मतलब कि इन दोनों का रिजल्टेंट EMF। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है
कि आर्मेचर रिएक्शन इफेक्टेड इज मोर इन, तो आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव किस में अधिक होता है? फील्ड वीकनिंग मेथड, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, सेम इन बोथ मेथड, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो आर्मेचर रिएक्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो फील्ड वीकनिंग मेथड में होता है, यानी क्षेत्र दुर्बल पद्धति में, यानी फील्ड वीकनिंग मेथड में आपका आर्मेचर रिएक्शन सबसे अधिक प्रभावित होता है, सबसे अधिक इफेक्टेड होता है। ठीक है, तो देखिए इसको अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव क्षेत्र दुर्बल पद्धति में अधिक होता है, यानी कि फील्ड वीकनिंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा आपका ये होता है आर्मेचर रिएक्शन, और क्षेत्र फ्लक्स नियंत्रण विधि द्वारा डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रित की जाती है। ये करेक्ट है कि फ्लक्स कंट्रोल मेथड में हम क्या करते हैं कि डीसी मोटर जो है उसकी स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं। इस मतलब कि इस मेथड में मोटर निर्धारित गति से उच्च गति पर चलता है। अब देखिए फ्लक्स कंट्रोल वाला मेथड जो है, अब फ्लक्स कंट्रोल का मतलब क्या है कि फ्लक्स को आप कंट्रोल कर रहे हो तो ये जो होता है 1/n होता है। अब इसे कंट्रोल करोगे तो ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल है। आपको पता है कि स्पीड और फ्लक्स एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे आता है ये आपको पता है कि E बराबर होता है P∅ZN/60 है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि n जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/φ के। तो फाई आपका कंट्रोल करना है, यानी कि फाई कंट्रोल मेथड, यानी फ्लक्स कंट्रोल मेथड में फ्लक्स अगर आप कम करोगे तो स्पीड आपकी क्या होगी? डेफिनेटली इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब इसलिए हमेशा हम कहते हैं कि जब भी फ्लक्स कंट्रोल मेथड हम पढ़ते हैं तो उसमें जो स्पीड होती है मोटर की वह रेटेड स्पीड से हाई स्पीड पर चलती है। तथा आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण विधि में, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण विधि में मोटर निर्धारित स्पीड से नीचे की गति पर चलता है। ठीक है, तो आर्मेचर कंट्रोल जब आप पढ़ोगे तो उसमें स्पीड बिलो द स्पीड यानी रेटेड स्पीड से बिलो रहेगा, और आप फ्लक्स कंट्रोल पढ़ोगे तो वहाँ पे जो रेटेड स्पीड होगी रेटेड स्पीड से ऊपर की स्पीड पर चलती है मोटर आपकी। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आर्मेचर में क्या होगी? कम स्पीड पे रेटेड से, और फ्लक्स कंट्रोल में रेटेड से हाई स्पीड पर चलती है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि द एडिंग एम्पियर टर्न्स ऑफ द सीरीज फील्ड ऑटोमेटिकली, द एडिंग एम्पियर टर्न्स ऑफ द सीरीज फील्ड ऑटोमेटिकली, यानी सहायक क्षेत्र के स्वचालित रूप से सहायता करता है। ठीक है, तो एडिंग एम्पियर टर्न्स ऑफ द सीरीज फील्ड ऑटोमेटिकली, अगर आप सीरीज फील्ड में ऑटोमेटिकली मतलब क्या कर देते हो? एम्पियर टर्न्स को ऐड कर देते हो, यानी एफ एम्पियर टर्न्स मतलब क्या है? एमएफ को ऐड करते हो तो क्या होता है? इंक्रीज विथ लोड, डिक्रीज विथ लोड, इक्वल टू द लोड, नन ऑफ दिस। तो क्या होगा? इंक्रीज विथ लोड, यानी एडिंग एम्पियर टर्न्स ऑफ द सीरीज फील्ड ऑटोमेटिकली, तो लोड क्या होगा? लोड के साथ क्या हो जाएगा? ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एम्पियर टर्न्स का ऑटोमेटिक कनेक्ट होना आर्मेचर से या फिर सीरीज फील्ड से, वो क्या होता है? लोड के साथ इंक्रीज होता है। तो देखिए निजी क्षेत्र के सहायक एम्पियर फेरे स्वतः भार के साथ बढ़ते हैं क्योंकि लोड धारा श्रृंखला क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत कठिन नहीं है, नॉर्मली आप समझ सकते हो इसको। देखिए ये शंट जनरेटर रनिंग एट 1000 RPM जनरेटेड ईएमएफ ऑफ 100 वोल्ट, इफ द स्पीड इंक्रीज टू 1200 RPM द जनरेटेड ईएमएफ इज। अब देखिए इसमें कुछ बहुत वो चीज़ नहीं है। अब जैसे 1000 स्पीड थी तो 100 वोल्ट डेवलप हो रहा था, अब 1200 स्पीड है तो कितना डेवलप होगा? अब ध्यान से समझो। देखिए सबसे पहले मैं आपको जनरेटेड ईएमएफ और स्पीड के बीच में रिलेशन बताता हूँ। जैसे ई बराबर आप देखते हैं कि P∅ZN/60A यही होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो ई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। ई जो है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, यानी स्पीड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वोल्टेज के। क्लियर है इतनी चीज़? तो आप एक चीज़ बताओ मेरे को ध्यान से कि जब आपके पास मान लीजिए 1000 स्पीड है तो आपके पास जनरेटेड ईएमएफ कितना है? 100 वोल्ट। तो अगर मान लीजिए 1 आरपीएम है आपके पास, सिर्फ 1 आरपीएम की बात करें तो फिर जनरेटेड वोल्टेज कितना होगा? 100/1000 होगा, 100/1000। ठीक,
अब फिर स्पीड आपकी बढ़ा के 1200 आरपीएम कर दी गई है। ठीक है, तो 1200 आरपीएम पे कितना वोल्टेज होगा? 1200 पे आपका होगा 100/1000 गुणे 1200 गुणे 1200, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 12 धाम 120, कितना हो जाएगा? 120 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। आप ऐसे लगा सकते हो, या फिर अगर हम बात करें तो आपको पता है कि ई जो है, मान लीजिए E1 प्रोपोर्शनल है N1 के और E2 प्रोपोर्शनल है N2 के। तो E1 आपको पता है कि कितना दिया हुआ है? 100 वोल्ट। N1 आपको कितना दिया हुआ है? N1 आपको दे दिया है मान लीजिए कि 1000। ठीक, E2 कितना दिया? E2 नहीं दिया, चलो E2 हमें पता ही नहीं है। ये कितना दिया है? N2 आपको दिया है 1200। ठीक, बस दोनों को ऐसे बटे कर, तो दोनों मान लीजिए कि क्वेश्चन 1 था, 1 2 था, दोनों को बटे कर देंगे। E2 को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ये 1000 से ऐसे कट जाएगा 1200, तो ये हो जाएगा 1200/10, तो 120 तब भी आ जाएगा आपका। E2 बराबर कितना आ जाएगा? 120। तो जैसे आपको सुटेबल लगे आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका जो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ पोल्स रिक्वायर्ड इफ द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज एंड स्पीड ऑफ द मोटर इज 500 आरपीएम। मोटर की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और चाल 500 आरपीएम होने पर कितने ध्रुवों की आवश्यकता होगी? तो आपको एक फॉर्मूला बहुत मतलब कि बहुत सही फॉर्मूला है, अगर ये याद है तो आप ये कर सकते हो 120F/P। तो इसमें आपको फ्रीक्वेंसी पता है, स्पीड पता है, दो चीज़ पता है। नंबर ऑफ पोल्स ही तो आपसे पूछ रहा है, तो P बराबर आप कर सकते हो 120F/N, ऐसे कर सकते हो। तो 120F, F का मतलब कितना दिया है? 50 दिया है, और N का मतलब 500, N का मतलब कितना? 500। तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 10, 50 दाम 10, तो ये 0 0 12 पोल। कितने पोल्स की ज़रूरत होगी? 12। ठीक है, तो 12 पोल्स की ज़रूरत होगी। तो आप देख सकते हो कि F बराबर 50 हर्ट्ज है, NS आपको 500 आरपीएम दिया है, P पूछा है तो फॉर्मूला लिख दिया गया, और P बराबर 120 गुणे 50/500, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 5 दहा में मतलब 5 दहा 50, तो ये कैंसिल, एक ये 0 हो जाएगा, 12 पोल आ जाएगा। तो P का मान कितना हो जाएगा? 12 पोल्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करेंगे। तब तक वीडियो में आप मतलब बने रहो, देखते रहिए, और सब लोग इलेक्ट्रिकल लैब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और ऐसे मतलब PDF या प्रैक्टिस सेट जैसा भी आपको कुछ भी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हो, आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। UPPCL के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। ओके, थैंक यू।